वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसको हमने डिस्कस किया था और उसके जो डिफेक्ट्स है वो हमने डिस्कस किए थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वहां से देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। आज के लेक्चर में हम जो उसका प्रोसीजर था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का, कि किस तरह उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, आज हम उस मेथड को बताएंगे। उसका जो एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर था उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसके जो मॉडल के जो पोस्टुलेट्स थे तो उसको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसका जो फर्स्ट पार्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, तो उसको हम आज कवर करेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं कि किस तरह रदरफोर्ड ने जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किया। तो उसका एक्सपेरिमेंट का जो कुछ प्रोसीजर था, मेथड था, वो इस तरह था कि उसने हमारे पास सबसे पहले एक गोल्ड फॉइल लिया था। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक गोल्ड फॉइल है। गोल्ड का एक छोटा सा शीट है जिसका जो हमारे पास जिसका वेट जो है, जिसका जो जो कि हमारे पास 0.0004 हमारे पास इसकी ये इतना थिन एक गोल्ड फॉइल उसने लिया था। उसके एक गोल्ड फॉइल उसने लिया और उसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास इक्वल थी 0.00004 सेंटीमीटर। इतना चौड़ा एक गोल्ड फॉइल उसने लिया और उसको इसने कवर किया एक जिंक सल्फेट का जो प्लेट होता है उसको हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी हैं और फोटोग्राफिक प्लेट भी हम उसको कह सकते हैं। उससे इस गोल्ड फॉइल को इसने कवर किया और एक छोटा सा सुराख यहाँ छोड़ा ताकि अल्फा पार्टिकल्स को इसके इस सुराख के जरिए, इस होल के जरिए एंटर करे और ताकि वो गोल्ड फॉइल के साथ वो क्या करे, वो इसको स्ट्राइक करे। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर इस तरह था। एक गोल्ड फॉइल लिया और उसको कवर किया जिंक सल्फेट का जो प्लेट है, जिंक सल्फेट का जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन था उससे उसको कवर किया ताकि अगर यहाँ कोई पार्टिकल्स हमारे पास इससे निकल जाए और इस कवर को ये हमारे पास जो ट्यूब जो है इसको टकराए तो ये क्या करेगा, ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा और हमें ये पता चलेगा कि कुछ पार्टिकल्स जो है या कि कोई पार्टिकल हमारे पास इसके साथ टकरा गया है। तो ये था इसका अरेंजमेंट। अब यहाँ अगर आप देखें हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि ये क्या चीज है। तो ये हमारे पास ही एक रेडियोएक्टिव सोर्स है। यहाँ कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट रखा है और उससे ये क्या कर रहा है, इसने हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं और इसको क्या करते हैं, इसको हिट करते हैं गोल्ड फॉइल को। इन अल्फा पार्टिकल से इसकी अलाइनमेंट इस तरह हुई है कि ये पार्टिकल जब यहाँ से निकलेंगे तो ये गोल्ड फॉइल को हिट करेंगे और इसके जरिए हम न्यूक्लियस जो है उसको डिस्कवर करेंगे। अब सारा प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। यहाँ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है, रेडियो एक्टिव सोर्स रखा है। मोस्टली यहाँ पर रेडियम होता है या पोलोनियम, बुक में जो है वो है पोलोनियम। ये एक मेटल यहाँ रखा है, बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव मेटल यहाँ रखा है और इससे अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसने जो रदरफोर्ड है उसने हमारे पास कितने अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस किए, उसने 20,000 अल्फा पार्टिकल उसने प्रोड्यूस किए और इस गोल्ड फॉइल जो था उसको हिट किया। मेन के 20,000 ऑब्जर्वेशन उसने किए कि जब वो इस गोल्ड फॉइल को हिट कर रहा था तो 20,000 अल्फा पार्टिकल से उसने इसको हिट किया और इसके बारे में डिफरेंट ऑब्जर्वेशन उसको मिले। तो ये एक्सपेरिमेंट किस तरह होता है, अब देखिए यहाँ से हमने अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस किए। अल्फा पार्टिकल क्या, हमने अल्फा पार्टिकल इस सोर्स से प्रोड्यूस कर लिए और ये इस तरह एक स्ट्रेट लाइन में ये मूवमेंट कर रहे हैं और इस गोल्ड फॉइल को हिट कर रहे हैं। अच्छा, अब अल्फा पार्टिकल की बात आती है तो अल्फा पार्टिकल हमारे पास सी, इसका मास जो है हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल होता है। अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है इस पर। अच्छा, जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल गए तो ये किस तरह गोल्ड फॉइल को हिट करते हैं या इससे पास होते हैं, तो ये प्रोसीजर इस डायग्राम में आपको मिलेगा। यहाँ इसको इस तरह समझ लीजिए कि ये हमारे पास ये रेडियोएक्टिव सोर्स है और डिफरेंट अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ से निकल रहे हैं। एक अल्फा पार्टिकल ये हुआ, एक ये हुआ, एक ही, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए आप ऐसा कंसीडर कर दीजिए कि हमारे पास ये एक अल्फा पार्टिकल है, ये दूसरा, और इसी तरह ये सारे अल्फा पार्टिकल्स है और ये हमारे पास गोल्ड फॉइल है। ये गोल्ड फॉइल हमने लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास इक्वल है 0.00004 सेंटीमीटर, इसके इक्वल है। ये गोल्ड फॉइल, आप इसको ऐसा मान लीजिए कि ये एक गोल्ड फॉइल है और ये गोल्ड के एटम्स है, ये न्यूक्लियस है और ये इसके इर्द गिर्द हमारे पास ये क्या है। उस वक्त में तो न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं हुआ था, तो हम किस तरह कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है।
तो ये जस्ट समझाने का एक तरीका है कि किस तरह उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास ये 4 एटम्स हमने लिए गोल्ड के। ये गोल्ड फॉइल जो है इसको हमने यहाँ इस तरह रिप्रेजेंट किया कि ये गोल्ड के एटम्स हैं। तो जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से ओरिजिनेट हुए, यहाँ से हमने इसको स्ट्राइक किया, हमने इसको प्रोड्यूस किया और इस गोल्ड पॉइंट को हमने इससे हिट किया, तो कौन से ऑब्जर्वेशन हमको मिले? तो अगर आप देखें हमारे पास जब पहला अल्फा पार्टिकल उसने प्रोड्यूस किया और इस गोल्ड फॉइल को इससे हिट किया, तो क्या हुआ कि वो पार्टिकल जो हमारे पास है वो डायरेक्टली यहाँ से गुजर गया। मीन के उसके एंगल में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन डायरेक्टली गोल्ड फॉइल से निकल गया और हमारे पास जो हमने जिंक सल्फेट का जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट हमने लगाया है, तो उसको हिट कर दिया और हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फ्लोरेसेंस जो हमारे पास है ये क्रिएट हुई। तो इससे ये पता चलता है कि जो पहला अल्फा पार्टिकल था वो डायरेक्टली इस प्लेट से पास हुआ और बगैर कोई मुजाहिमत से जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है उसको टच किया। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था। दूसरा पार्टिकल हमने जब उसको स्ट्राइक किया गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो हमें क्या मिला कि तो वो पार्टिकल जिस एंगल से इस एटम्स को हिट किया उसी एंगल से वो वापस फिर क्या हुआ, वापस रिफ्लेक्ट हुआ। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि ये पार्टिकल जिस एंगल से यहाँ इससे स्ट्राइक किया उसी एंगल से ये वापस जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन किस तरह हुआ कि ये अल्फा पार्टिकल जब इस न्यूक्लियस से इस एटम से टकरा गया तो इसका जो एंगल है वो इतना चेंज हुआ। पहले इसका एंगल ये था, अब इसका एंगल इतना चेंज हुआ, इसके एंगल में इतना चेंज हुआ और ये जो जिंक सल्फेट है जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है उससे टकरा गया। इसी तरह अगर दूसरे पार्टिकल को हम देखें तो उसके एंगल में भी चेंज हुआ और ये पार्टिकल को अगर आप देखें पेप नंबर, तो ये भी डायरेक्टली पास हुआ। कल हमारे पास गोल्ड फॉइल से पास हुआ था बगैर किसी मुजाहिमत के, और उसने जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है उसको हमारे पास उसको टच किया और वहां फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुई और हमें ये पता चला कि ये पार्टिकल जो है ये यहाँ फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ हमारे पास इसकी जो है इससे स्ट्राइक हो। तो इसी तरह अल्फा पार्टिकल जो है कुछ डिफ्लेक्ट हुए, कुछ सीधे जो गोल्ड फॉइल है उससे पास हुए और कुछ के एंगल्स में थोड़ा चेंज हुआ, कुछ के एंगल में ज्यादा चेंज हुआ। तो जो ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने निकाली तो उसके मुताबिक हमारे पास तकरीबन 20,000 अल्फा पार्टिकल जो है उसने बम्बार्ड किए थे, उसने प्रोड्यूस किए थे और इस गोल्ड फॉइल को इससे हिट किया था। तो उसमें हमारे पास 19,990 पार्टिकल जो है वो इससे पास हुए थे। इतने ज्यादा पार्टिकल जो है वो इससे पास हुए थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इसके बेस पर, इसी ऑब्जर्वेशन के बेस पर रदरफोर्ड ने जो है अपना एक मॉडल पेश किया और उसके पोस्टुलेट्स अब हम डिस्कस करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उसने कौन कौन से पोस्टुलेट्स जो है वो हमारे पास वो पेश किए। तो उससे पहले हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो पार्टिकल्स इससे डायरेक्टली पास हुए बगैर किसी रिफ्लेक्शन के या डिफ्लेक्शन से वो हमारे पास वो पास हुए और जो फोटोग्राफिक प्लेट था उसको स्ट्राइक कर दिया, तो इससे हमें ये पता चलता है, रदरफोर्ड को इससे ये अंदाजा हुआ कि ज्यादातर स्पेस जो है एटम में वो हमारे पास वो खाली होती है, क्योंकि 20,000 में हमारे पास 19,990 पार्टिकल जो थे वो क्या हुए, वो इससे डायरेक्टली पास हुए। तो इससे ये पता चलता है कि एटम के अंदर जो है हमारे पास ज्यादातर जगह जो है वो खाली है, उसमें कोई चीज नहीं है। अच्छा, तो दूसरा उसने क्या किया कि दूसरा अंदाजा उसने ऑब्जर्वेशन उसने क्या लगाया, उसने ये लगाया कि जब एक पार्टिकल अल्फा पार्टिकल तो डबल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जब ये न्यूक्लियस के किसी एटम के न्यूक्लियस के नजदीक से गुजरते हैं तो उसमें हमारे पास थोड़ा सा चेंज आता है उसके एंगल में। तो उससे इसने ये अंदाजा लगाया कि एटम के न्यूक्लियस में हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल के दरमियान जो रिपल्शन थी उसकी वजह से इसके एंगल में चेंज हुआ और ये पार्टिकल जो थे ये एंगल जो है दूसरे एंगल से वो क्या हुए, वो रिफ्लेक्ट। अच्छा, हमने ये भी देखा कि कुछ पार्टिकल हमारे पास सेम एंगल से वापस हमारे पास वो रिफ्लेक्ट हुए। तो इसके बारे में रदरफोर्ड ने क्या कहा, इसके बारे में रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्वेशन की कि एटम के सेंटर में हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होती है और इसमें हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, और अल्फा पार्टिकल भी हमारे पास वो डबल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो जैसा कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हमारे पास एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसी रिपल्जन की वजह से वही पार्टिकल जो है वो इसी सेम एंगल से हमारे पास वो रिफ्लेक्ट हुए। जिस एंगल से उसने न्यूक्लियस को स्ट्राइक किया था उसी एंगल से वो
बाउंस बैक हुए, वो रिफ्लेक्ट हुए। तो इससे ये पता चलता है कि एटम के सेंटर में हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अच्छा, तीसरा जो एजम्पशन था, तीसरा ऑब्जर्वेशन उसने ये किया कि जब ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब से गुजरते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के करीब से जब वो गुजरते हैं, डायरेक्टली स्ट्रेटली न्यूक्लियस को स्ट्राइक नहीं करते, लेकिन जब न्यूक्लियस के करीब से गुजरते हैं तो उसमें हमारे पास उसके एंगल में थोड़ा सा चेंज आता है। इसकी वजह यह है कि पॉजिटिव चार्ज के दरमियान रिपल्शन की वजह से, अल्फा पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान रिपल्शन की वजह से इस एंगल में थोड़ा सा चेंज आता है। अब इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर रदरफोर्ड ने जो पोस्टुलेट्स पेश किए, पॉइंट्स पेश किए अपने मॉडल के एटम के बारे में, अब हम उनको डिस्कस करेंगे कि इसके बेस पर रदरफोर्ड ने कौन से पॉइंट्स, कौन से पोस्टुलेट्स जो है वो पेश किए। अच्छा, अब हम लोग जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट्स है, जो मेन पॉइंट्स है, जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर पेश किए, तो अब हम उनको डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस विच कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। रदरफोर्ड ने ये एक पोस्टुलेट पेश किया कि हमारे पास जो एटम होता है उसमें हमारे पास एक सेंट्रल पोर्शन होता है, ये एक एटम है और इसमें हमारे पास ही सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको उसने न्यूक्लियस कहा, इसको एटम का न्यूक्लियस कहा जाता है। और इसमें हमारे पास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ये डाल्टन ने ये जो है ये पहला पॉइंट उसने इस तरह पेश किया कि एटम हमारे पास इसके सेंट्रल में एक पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन होगा जिसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। अब इस पर पॉजिटिवली चार्ज, अब ये पॉजिटिवली चार्ज किस वजह से है, तो अगर आप देखें प्रोटॉन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि चार्ज तो प्रोटॉन का ही किया जाएगा, तो इसी वजह से न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो हमारे पास वो पॉजिटिव होगा। ये पहला पॉइंट था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। दूसरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टाइप हमारे पास है इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की बात तो हुई, अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स की कि इलेक्ट्रॉन्स एटम में कहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारे पास एटम के इर्द गिर्द हमारे पास ही शेल्स होते हैं, शेल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें हमारे पास इन्हीं शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो इर्द गिर्द हमारे पास वो मूवमेंट करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट करते हैं। इसी मूवमेंट के बेस पर हम इस मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल भी कह सकते हैं। प्लेनेटरी मॉडल का मतलब ये है कि इसको सोलर सिस्टम से कंपेयर किया गया है कि जिस तरह अर्थ जो है वो इर्द गिर्द घूमती है सन के, इसी तरह जो मून है वो इर्द गिर्द घूमती है अराउंड द अर्थ। तो इसी तरह इसको प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को, क्योंकि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग जो है उसको कंपेयर किया गया है रिवॉल्विंग ऑफ या रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ या मून से, उससे कंपेयर किया गया है। तो रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास मूवमेंट करते हैं। अब तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास है न्यूक्लियस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप देखें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूवमेंट करता है तो क्या होता है उसमें हमारे पास वो उस सर्कल से बाहर की तरफ भी जा सकता है। तो उसके लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है कि इसको इस सर्कल में बाउंड रखे। ये इलेक्ट्रॉन ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर की तरफ जाए, तो इसके लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें कहाँ से आती है, तो जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस में हमारे पास जैसा हमने पहले बताया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन की बात हम करें तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसी सर्कल में, इसी शेल्स में हमारे पास बाउंड्स रहते हैं और इससे बाहर जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकते। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है वो न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये था तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट जो हमारे पास है वो है द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। कि न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा एज कंपेयर टू होल साइज ऑफ एटम। पूरा जो एटम का साइज होता है उसमें न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। इसको हम इस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि एक क्रिकेट का ग्राउंड है और उसके दरमियान में, ग्राउंड के दरमियान में हमने एक बॉल रखा है। होल ग्राउंड को हम एटम कंसीडर करें तो ये बॉल जो ग्राउंड के दरमियान में हमने रखा है तो ये हमें न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये कि न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा होगा। अच्छा, अब फिफ्थ नंबर जो पोस्टुलेट्स है उसकी तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट जो है वो हमारे पास वो है मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इज एम्प्टी। एटम का जो ज़्यादातर वॉल्यूम है वो हमारे पास खाली है, उसमें कोई चीज़ नहीं।
अगर आप देखें यहाँ न्यूक्लियस हो गई और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादातर स्पेस जो है एटम में वो हमारे पास वो खाली है। अगर एक्सपेरिमेंट के बेस पर हम देखें तो एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा कि 20,000 अल्फा पार्टिकल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 पार्टिकल जो है वो या डिप्लेक्ट हुए या तो बाउंस बैक हुए सेम एंगल से, और 19,990 पार्टिकल जो थे वो हमारे पास वो इस गोल्ड कॉइल से पास हुए। तो मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर स्पेस जो है वो एटम में वो क्या होती है, वो एम्प्टी होती है, वो खाली होती है, उसमें कोई चीज़ जो है वो नहीं होती। तो ये एक और पोस्टुलेट था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। इसके बाद जो पोस्टुलेट है हमारे पास वो है एटम इज न्यूट्रल सच दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम हमारे पास एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, होल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और उसका रीज़न ये है कि एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसके शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के घूमते हैं, तो उनका नंबर हमारे पास वो सेम होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो सेम अमाउंट में होते हैं और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसी वजह से हमारे पास एटम जो होता है वो न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है और न्यूट्रल होता है। अच्छा, इसके बाद जो पॉइंट है हमारे पास वो है न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास एंड एनर्जी ऑफ एन एटम। एटम का जितना भी मास होगा और उसकी एनर्जी होगी वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम की न्यूक्लियस पर वो डिपेंड करेगी। तो ये थे हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स और मेन पॉइंट्स जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर वो पेश किए कि किस तरह हमारे पास एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, कि इस मॉडल में कौन सी कमी थी, कौन सी खामियां हमारे पास वो इसमें थी, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों ने हमारा जो डाल्टन एटॉमिक मॉडल है वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपको क्लास 11 का चैप्टर 1 चाहिए तो वो भी उस पर भी मेरा एक प्लेलिस्ट जो है वो बना है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देता हूं, आप वहां से देख सकते हैं। इसी तरह चैप्टर 1 जो है क्लास 9 का, अगर आप लोगों को उसमें मसला है तो आप उसको भी देख सकते हैं, ऑलरेडी उस पर लेक्चर जो है वो मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।